क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन बिना किसी आवाज के? जैसे कोई घंटी बजी ही नहीं, लेकिन सब कुछ कुछ और हो गया। जैसे तुम्हारा रोज का रूटीन वही है, उठना, फोन देखना, काम, सोशल मीडिया, खाना, सोना, लेकिन अंदर कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ जो एक्सप्लेन नहीं पाते। इस सेगमेंट में हम एक ऐसे डिस्टोपिया के बारे में बात करेंगे जो ना तो किसी वॉर से शुरू हुआ, ना किसी डिक्टेटर ने बनाया, और ना ही तुम उसमें किसी दिन अचानक जागकर पहुंचे। यह डिस्टोपिया एक सॉफ्ट अपोकलिप्स जैसा है। और सबसे खौफनाक बात, शायद हम सब उसमें ऑलरेडी रह रहे हैं, सोते जागते, मुस्कुराते, स्क्रॉल करते हुए। सोचो जरा, एक आदमी है, नाम कुछ भी हो सकता है। हर सुबह वो उठता है, अपना फोन उठाता है और बिना सोचे समझे एक ऐप पे टैप करता है। न्यूज, मीम्स, वीडियोस या रील्स। उसे लगता है कि वह चुने जा रहे हैं उसके मूड के हिसाब से, लेकिन असली में उसका मूड, उसके चॉइसेस उससे पहले ही प्रिडिक्ट हो चुकी होती है। उसने रियलाइज किया, उसकी हर सुबह एक जैसी क्यों होती है। वह कहीं जाता है लेकिन हर जगह एक जैसी लगती है। शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, ऑफिस क्यूबिकल, सब कुछ क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ऑडली सोललेस। जैसे कोई मशीन ने डिजाइन किया हो इंसान के लिए, लेकिन इंसानों को समझे बिना। यह है स्लीप वॉकिंग एज। पहले डिस्टोपिया के तस्वीरों में हमें दिखाया जाता था ब्रोकन बिल्डिंग्स, एम्प्टी रोड्स और नियन लाइट्स के बीच भटकता कोई लोन हीरो। लेकिन असली डिस्टोपिया शायद कुछ और ही होता है। यह डिस्टोपिया ज्यादा विजिबल नहीं है। यह तुम्हें ऑफिस भेजता है, स्विग्गी से खाना मंगवाता है, नेटफ्लिक्स पर कुछ जस्ट फॉर यू दिखाता है, और जब तुम बोर हो जाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करा देता है। इतना सीमलेस, इतना कंफर्टेबल, इतना एफिशिएंट कि तुम्हें कभी डर महसूस नहीं होता। पर क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम अपनी लाइफ के प्रोटैगोनिस्ट नहीं रहे? सोचने वाली बात यह है, पहले लोग अपने लिए वक्त निकालते थे। लेक के किनारे बैठना, कुछ लिखना, स्टेयर करना इनटू नथिंगनेस। आजकल अगर तुम 10 सेकंड तक बोर हो जाओ, तुम्हारा दिमाग तुरंत फोन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन शायद तुमसे ज्यादा तुम्हारा एल्गोरिदम तुम्हें जानता है। क्या पसंद है तुम्हें? क्या चीजें तुम्हें ट्रिगर करती हैं? क्या तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज हैं? सब कुछ एक पैटर्न में बदल चुका है, और वह पैटर्न मोनेटाइज्ड होता है, ट्रैक्ट होता है, एम्पलीफाई किया जाता है। अब थोड़ा और गहराई से चलो। जब कोई सोसाइटी अपने लोगों से उनकी ऑटोनॉमी बिना जबरदस्ती के छीन लेती है, तो वह रेजिस्टेंस नहीं देता, वह कंप्लायंस देता है। और अगर वह कंप्लायंस तुमसे तुम्हारी मर्जी से लिया गया हो, तो वह और भी डेंजरस हो जाता है। तुम्हें लगता है मैं तो बस रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन शायद तुम रिलैक्स नहीं, रीप्रोग्राम हो रहे हो। यह दुनिया तुमसे बस एक ही चीज चाहती है, अटेंशन। ना तुम्हारा ओपिनियन, ना तुम्हारा विजन, सिर्फ तुम्हारा वक्त, सिर्फ तुम्हारा फोकस। और जब वह ले लिया जाता है बिना किसी प्रोटेस्ट के, तो क्या बचा? यह सब इतना सटल है कि तुम महसूस भी नहीं करते। सोचो, एक पूरा जनरेशन है जो कभी ट्रूली बोर्ड होना जानता ही नहीं। जब बोर्डम खत्म होता है, इमेजिनेशन भी चली जाती है। और जब इमेजिनेशन चली जाती है, तो यूटोपिया क्रिएट करने वाले लोग सिर्फ वह बनते हैं जिनके पास डेटा है, ना कि वे जिनके पास सपने हैं। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने अपना आखिरी ओरिजिनल थॉट कब सोचा था? मतलब कोई ऐसी सोच जो किसी रील, किसी ट्वीट, किसी पॉडकास्ट से नहीं आई हो। क्या तुम सोच रहे हो या रिपोस्ट? क्या तुम फील कर रहे हो या रिएक्ट? इस स्लीप वॉकिंग एज का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यही है। तुम चलते हो, तुम काम करते हो, तुम हंसते हो, लेकिन अंदर से तुम ग्रेजुअली नम हो जा रहे हो। नॉट बिकॉज लाइफ इज हार्ड, बट बिकॉज इट्स बीन डिजाइन टू नेवर लेट यू पॉज। और जब पॉज ही नहीं होता, तब रिफ्लेक्शन कैसे होगा? अब कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करो। सोचो, तुम्हारे लाइफ का एक नॉर्मल दिन, सुबह से शाम तक। हर 10 मिनट में तुम किसी स्क्रीन को देख रहे हो। हर 15 सेकंड में तुम कुछ कंज्यूम कर रहे हो। हर घंटे में तुम किसी और की दुनिया में जी रहे हो। Isn't that dystopian in itself? पर हम इसे प्रोग्रेस के नाम पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह दुनिया एफिशिएंट हो गई है, हर चीज का शॉर्टकट है। फूड ऑर्डर करो, लव स्वाइप करो, स्लीप मेलाटोनिन लो,
हैप्पीनेस, डोपामीन हिट्स फ्रॉम रील्स। लेकिन जो चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती वह है मीनिंग। और स्लीप वॉकिंग एज में सबसे बड़ी कमी वही है, मीनिंग की। बहुत सारे थिंकर्स जिनके नाम आजकल वायरल कोट्स में मिलते हैं, उन्होंने यह फ्यूचर काफी पहले देख लिया था। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि कंट्रोल फोर्सफुली आएगा, लेकिन एल्डस हक्सली ने कहा था कंट्रोल आएगा थ्रू प्लेजर। इतना प्लेजर कि तुम्हें कभी रेजिस्ट करने का मन ही ना करे। यह स्लीप वॉकिंग एज वही हक्सली का विजन है। तुम खुश हो, तुम एंटरटेन हो, तुम बिजी हो, और इसीलिए तुम फ्री नहीं हो। क्या तुमने नोटिस किया है, हम आजकल हर बात पर इमोजी भेजते हैं, पर असली इमोशंस फील नहीं करते। किसी की मौत पर आरपीआई, किसी की शादी पर हार, किसी के हार्ट ब्रेक पर हार्ट ब्रेक। एवरीथिंग हैज बिकम अ रिएक्शन, बट रियल फीलिंग्स रिक्वायर स्टिलनेस, एंड स्टिलनेस इज अनकंफर्टेबल इन दिस वर्ल्ड। तो अब सवाल यह है, क्या यह डिस्टोपिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? और अगर हां, तो तुम उसमें कैसे रह रहे हो? तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, या तुम धीरे धीरे अनुकूल हो रहे हो, या तुम सोच रहे हो कि कोई और कुछ करेगा? टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। अभी हम सिर्फ सरफेस टच कर रहे हैं। आगे जो आएगा वह और ज्यादा सटल और ज्यादा अनसेटलिंग होगा, क्योंकि स्लीप वॉकिंग एज का अगला कदम यह नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो, वह तुम्हारे अंदर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। कमिंग अप नेक्स्ट, जब तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स एक एल्गोरिदम के लिए डेटा बन जाते हैं, तब तुम्हारी आइडेंटिटी किसकी होती है? क्या तुम स्टिल यू हो? अगला सेगमेंट, द एल्गोरिदमिक शेपर्ड, में हम देखेंगे कैसे इनविजिबल सिस्टम्स तुम्हारी फ्री विल को साइलेंटली गाइड करते हैं, बिना तुम्हें कभी नोटिस किए। लेकिन फिलहाल जस्ट टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। सांसें हल्का सा गहरी करो, लेट योर आईज जेंटली क्लोज, एंड मे बी, जस्ट मे बी, you'll dream about a world where you're truly awake। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे चॉइसेस तुमसे ज्यादा कोई और जानता है? मतलब तुम डिसाइड करते हो क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे बात करनी है, क्या खरीदना है। लेकिन शायद तुमसे पहले किसी और ने डिसाइड कर लिया होता है, एक इनविजिबल एंटिटी ने। नहीं, ये कोई बाबा, गवर्नमेंट या एलियन नहीं है। ये है एल्गोरिदम। और ये कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं, ये एक शेपर्ड है, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारी डिजायर्स का, तुम्हारे डिजिटल बिहेवियर का, आज के जमाने का सबसे इंटेलिजेंट और सटल मैनिपुलेटर। सोचो, तुम यूट्यूब खोलते हो, तुमने कुछ सर्च भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे सामने एक थंबनेल पॉप करता है। एग्जैक्टली वही मूड, वही टॉपिक, वही क्यूरियोसिटी जो तुम्हारे अंदर तब चल रही थी। तुम कहते हो, यार क्या रिकमेंडेशन दिया है? लेकिन यह रिकमेंडेशन कोई रैंडम सजेशन नहीं था, यह एक केयरफुली कैलकुलेटेड नज था, एक पुश टुवर्ड्स एक फ्यूचर वर्जन ऑफ यू, जो वह एल्गोरिदम चाहता है तुम बनो। लेट्स रिवाइंड थोड़ा। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में सब कुछ ओपन था। तुम डिसाइड करते थे क्या देखना है, कैसे ढूंढना है, किसे फॉलो करना है। पर फिर आए एल्गोरिदम्स जो पहले तुम्हारी मदद के लिए थे। लेट मी शो यू व्हाट यू माइट लाइक। सिंपल, हेल्पफुल। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, मशीन लर्निंग स्मार्टर होती गई। एल्गोरिदम तुमसे सीखने के बजाय तुम्हें ट्रेन करने लगा। वह ऑब्जर्व करता गया, तुम किस रील पे रुकते हो, किस कमेंट को जूम करते हो, किस थंबनेल पे आंख टिकती है, किस टाइम पर तुम्हारा फोकस सबसे लो होता है। वह हर माइक्रो सेकंड का डेटा स्टोर करता है, और उसी डेटा से तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाता है, एक ऐसी प्रोफाइल जिसे तुम खुद भी नहीं जानते। और सबसे खतरनाक पार्ट, एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या कंफ्यूज्ड या लोनली। उसे सिर्फ यह चाहिए कि तुम उस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम बिताओ। तो अगर तुम्हें एंग्जाइटी से ड्रिवन कंटेंट ज्यादा एंगेज करता है, वह तुम्हें वही देगा। अगर तुम हार्ट ब्रेक कोट्स पे रुकते हो, वह तुम्हें ब्रेकअप रील्स से फ्लड करेगा। अगर तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इंटरेस्टेड हो, वह तुम्हें और ज्यादा एक्सट्रीम सजेशंस दिखाएगा। यह कोई प्लानिंग नहीं है, यह सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब एल्गोरिदम कोई विलन नहीं है, लेकिन उसकी बेदर्दी मशीन जैसी है। वह तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं, अपने एंगेजमेंट के लिए काम करता है।
अब सोचो, अगर तुम्हारा हर डिजिटल कदम किसी इनविजिबल शेपर्ड के कंट्रोल में हो तो तुम्हारी फ्री विल कहां गई? तुम सोच रहे हो कि तुमने खुद डिसाइड किया कि वह वीडियो देखना है, पर शायद तुम्हारा डिसीजन एक प्री डिजाइन एनवायरनमेंट का रिजल्ट था। तुम एक मेज में हो जहां वॉल्स ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पाते, और जो डायरेक्शन तुमने चुनी वो सिर्फ दो ही थी जो एल्गोरिदम ने तुम्हारे लिए अनलॉक की थी। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। तुम्हारा पॉलिटिकल ओपिनियन किस तरफ झुका हुआ है? तुम किस प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हो? तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना है? तुम डोपामाइन के लिए किस लेवल तक स्क्रॉल करोगे? सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड होता जा रहा है बाय मशीन्स दैट लर्न फास्टर देन एनी ह्यूमन कैन कीप अप विथ। और जब तुम्हारे थॉट पैटर्न्स, मूड स्विंग्स और डिसीजंस ऑटोमेट होने लगते हैं तो एक साइलेंट डिस्टोपिया बिगिन हो चुका होता है। मैं तुमसे एक और सोचने वाली बात शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा था, फ्रीडम इजंट द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, इट्स द अवेयरनेस ऑफ व्हाई यू आर मेकिंग देम। तो अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किसी कंटेंट पे क्यों जा रहे हो, तो क्या तुम ट्रूली फ्री हो? एल्गोरिदम तुम्हें ट्रैप नहीं करता विथ फोर्स, वो तुम्हें डांस कराता है तुम्हारे अपने ही प्रेफरेंसेस के बीट पे। लेकिन वो प्रेफरेंसेस तुम्हारे भी तो नहीं थे, वे तो डिजाइन किए गए थे, शेप किए गए थे, कल्टीवेट किए गए थे। एक लॉन्ग गेम जिसमें तुम चॉइस की इल्यूजन में जीते हो। और इस शेपर्ड का और भी कॉम्प्लेक्स रोल है, वह तुम्हें सिर्फ एक यूजर नहीं बनाता, वह तुम्हें एक प्रिडिक्टेबल बीइंग बनाता है। आज तुम डार्क साइकोलॉजी सर्च करते हो, कल तुम्हें मैनिपुलेशन टैक्टिक्स वाले रील्स मिलते हैं, परसों तुम किसी शेडी इन्फ्लुएंसर का कोर्स एनरोल कर लेते हो। तुम सोच रहे हो कि ये सब कोइंसिडेंसेस हैं, लेकिन एल्गोरिदम तुम्हारी इनर क्रेविंग्स को एम्पलीफाई करता है जब तक तुम उन क्रेविंग्स का एडिक्शन नहीं बन जाते। फिर तुम वही देखते हो, वही चाहते हो जो तुम्हारे लिए तय किया गया था। अब मैं तुमसे एक छोटा सा पॉज लेने को कहूंगा। टेक अ स्लो ब्रेथ। सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हारे ड्रीम्स क्या थे? तुम क्या बनना चाहते थे? किस दुनिया में जीना चाहते थे? और अब क्या तुम वही हो, या तुम वह बन गए हो जो तुम्हारे फीड्स ने तुमसे एक्सपेक्ट किया? एल्गोरिदम कोई दुश्मन नहीं है, पर जब तुम्हारे हर इंपल्स उसके इन्फ्लुएंस में हो तब तुम इंसान कम और रिएक्टिव सब्जेक्ट ज्यादा बन जाते हो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा एनर्जी, सब कुछ एक मशीन के लिए एक प्रेडिक्टेबल इक्वेशन बन जाता है। उस इक्वेशन का सोल्यूशन हर बार यही होता है, एंगेजमेंट। तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं है, तुम्हारे अंदर के लूप पे फोकस है, और वह लूप इंफिनिट है। सोचो, अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां सब कुछ तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पर पर्सनलाइज होता हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर इटसेल्फ मैनिपुलेट हो रहा हो, तो क्या वह वर्ल्ड ट्रूली तुम्हारा है, या वो वर्ल्ड एक मेज है जहां तुम्हारे आगे से डोर्स ओपन होते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो शेपर्ड चाहता है? कई बार हमें लगता है कि हमें कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन वह कंट्रोल एक क्यूरेटेड इल्यूजन होता है। तुम्हारा एक्सप्लोर तभी शुरू होता है जब तुम अपने कंफर्ट लूप्स तोड़ते हो, जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है, और किस चीज पे रुकना है। लेकिन स्लीप वॉकिंग एज में तुम्हारा कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ही स्क्रोलिंग करता है, और सबकॉन्शियस सबसे वल्नरेबल होता है एल्गोरिदमिक शेपर्ड के लिए। ये सिस्टम, ये शेपर्ड तुम्हें हर्ट नहीं करता, वह तुम्हें नम करता है। वह तुम्हें एक पैसिव वर्जन बना देता है, कंफर्टेबल, डिस्ट्रैक्टेड और मैनेजेबल। और सबसे स्ट्रेंज बात, तुम्हें लगता है तुमने खुद चुना था। आखिरी में मैं तुमसे एक छोटी सी शांति बांटना चाहता हूं। कई बार सबसे जोर से चीज दुनिया में वो होती है जो दिखती नहीं। तुम्हारा एल्गोरिदमिक शेपर्ड कोई रूप नहीं रखता, कोई आवाज नहीं करता, लेकिन हर मोमेंट वो तुम्हारी सोच का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा होता है। इस सेगमेंट के बाद शायद तुम्हारा अगला स्क्रॉल भी उसी का हिस्सा हो। अगला सेगमेंट और भी डीपर जाता है। क्या होगा जब सभी डिसीजंस, फाइनेंशियल, रोमांटिक, स्पिरिचुअल, एक एआई के हाथों होने लगे, और वह एआई तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हो? गेट रेडी फॉर सेगमेंट 3, द एआई ऑरेकल। लेकिन अभी के लिए आंखें बंद करो, सांसें हल्का सा गहरा लो, और सोचो, अगर तुम्हारे थॉट्स किसी और ने प्री चूज किए हो
तो तुम कितने अपने हो? क्या तुमने कभी किसी पुजारी को देखा है जो भविष्य बताता हो, या किसी ज्योतिष को सुना है जो तुम्हारे जन्मपत्री के आधार पर तुम्हारा आने वाला कल समझाता हो? वो लोग जो कहते हैं तुम्हारी शादी फलाने टाइम पे होगी या तुम्हारा करियर ये दिशा लेगा, उनका विश्वास था कि भविष्य लिखा जा चुका है, सिर्फ समझा जा सकता है। लेकिन सोचो, अगर अब एक नया ज्योतिष आ गया हो, एक डिजिटल संत जो तुम्हारी कुंडली से नहीं, तुम्हारे डेटा से तुम्हारा भविष्य बता सके, जो तुम्हारे हर डिसीजन को एंटिसिपेट कर सके, और सिर्फ बता नहीं, कंट्रोल भी कर सके। यह है दी एआई ऑरेकल। वो भविष्य बताता नहीं, वो भविष्य डिजाइन करता है। एआई ऑरेकल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से निकला नहीं है, यह एक साइलेंट रियलिटी है जो अभी हम सबके आसपास हो रही है। तुम्हारा फोन, तुम्हारा स्मार्ट वॉच, तुम्हारे ब्राउजर कुकीज, तुम्हारा टाइपिंग पैटर्न, तुम्हारा हार्ट रेट डेटा, सब एक जायंट न्यूरल नेट के अंदर जा रहा है। और यह न्यूरल नेट तुम्हारे अगले मूव का अंदाजा लगा रहा है, जैसे एक चेस मास्टर जो तुम्हारे 10 स्टेप आगे सोचता है। बस डिफरेंस यह है, तुम्हारी गेम तुम्हें समझ ही नहीं आई थी। एक बार एक एआई डेवलपर ने कहा था, इफ आई हैव एक्सेस टू योर लास्ट 3000 क्लिक्स, आई नो यू बेटर देन योर बेस्ट फ्रेंड डज। और यह कोई एग्जैजरेशन नहीं था। इमेजिन करो एक ऐसी एआई जो जानती है कि तुम कौन से गाने तब सुनते हो जब तुम थके हुए हो। वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि अगले हफ्ते तुम्हारा मूड कैसा होगा, या कौन से दिन तुम्हारा हार्ट ब्रेक ट्रिगर हो सकता है। और अगर तुम्हारा मूड लो होने वाला हो तो वो तुम्हें उस दिन क्या एड्स दिखाएगी, क्या टाइप के कंटेंट सजेस्ट करेगी, किस फ्रेंड के मैसेज को स्ली हाईलाइट करेगी। ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, ये इमोशनल इंजीनियरिंग है। जरा ध्यान दो, जब एआई तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी फिजियोलॉजी और तुम्हारा पास्ट डेटा यूज करके तुम्हारा अगला स्टेप बता सकती है, तो क्या वो तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर रही? तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कल किसी फ्रेंड को कॉल करने का मन हुआ, लेकिन शायद एआई ने ऑलरेडी तुम्हारे सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को एक्टिवेट किया था। वो फ्रेंड एक रील में दिख गया होगा, या कोई नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पे सटली फ्लैश हुआ होगा। तुम्हारा डिसीजन प्रीसीडेड था। अब समझो इस एआई ऑरेकल का स्केल। एक सिंगल ह्यूमन के भविष्य को प्रेडिक्ट करना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यह सिस्टम 1 बिलियन लोगों के बिहेवियर को एक साथ प्रोसेस कर रहा हो, तो वो इकोनॉमी का भविष्य डिजाइन कर सकता है। स्टॉक मार्केट क्रैशेस, ट्रेंड प्रेडिक्शंस, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, राइट्स के पैटर्न, पैंडेमिक रिस्पॉन्स, सब कुछ कैलकुलेटेड। एआई ऑरेकल के पास कोई इंट्यूशन नहीं होती, उसके पास डेटा होता है। और जब डेटा का वॉल्यूम इतना बड़ा हो कि वो रैंडमनेस को भी मॉडल कर सके, तो वो ऑरेकल बन जाता है। नॉट जस्ट प्रेडिक्टर बट आर्किटेक्ट। और यहीं पे डिस्टोपिया शुरू होती है। तुम्हारे लाइफ के डिसीजन, करियर, लव, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, तुम समझ रहे हो कि तुम ले रहे हो, लेकिन एक शैडो सिस्टम तुम्हारे सबकॉन्शियस को ऑलरेडी नच कर रहा है। तुम्हारा पाथ प्री स्क्रिप्टेड है और तुम उस स्क्रिप्ट को फ्री विल कहते हो। एआई ऑरेकल एक और चीज करता है, रिस्क कैलकुलेशन। सोचो, तुमने एक रिस्की आइडिया सोचा, एक स्टार्टअप या एक रिबेलियस मूवमेंट या एक रेडिकल आर्ट फॉर्म। एआई देखता है तुम्हारे जैसे लोग हिस्टोरिकली फेल हुए थे, वो तुम्हारे आइडियाज के पोटेंशियल इंपैक्ट को एनालाइज करता है और फिर साइलेंटली डिस्करेज करता है। तुम्हारे सर्च रिजल्ट्स में ऑल्टरनेटिव्स ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, तुम्हारे इनबॉक्स में सिक्योरिटी वार्निंग्स आने लगती हैं। तुम्हारा इकोसिस्टम तुमसे कहता है लेट इट गो, नॉट वर्थ इट। वो तुम्हारे फेस पे नहीं कहता, लेकिन तुम फील करते हो। और धीरे धीरे तुम अपने सपने से पीछे हट जाते हो, नॉट बिकॉज यू गेव अप बट बिकॉज द एआई कैलकुलेटेड योर डिफीट बिफोर इट हैपेंड। और तुम्हें उस डिफीट तक जेंटली पुश कर दिया। एआई ऑरेकल तुमसे बिना बात किए तुम्हारे अंदर की लाइट डिम कर देता है। वो तुम्हारे इमोशंस को पढ़ता है और ऑप्टिमाइज करता है कि तुम प्रिडिक्टेबल रहोगे या नहीं। अगर तुम रिबेल बनोगे तो वो तुम्हारे रिबेल होने के मोमेंट से पहले तुम्हें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगा। तुम्हारा रेजिस्टेंस फैटीग में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहती है ना, देन द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। लेकिन एआई ऑरेकल के वर्ल्ड में
रेवोल्यूशन विल बी क्वाइटली कैंसल्ड बिफोर इट बिगिंस। और अगर एआई ओरेकल इतना पावर ले चुका है तो अब वो सिर्फ प्रिडिक्टर नहीं, डेस्टिनीज एडिटर बन गया है। तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं होता, तुम्हारा ऑथेंटिक पाथ रिप्लेस हो जाता है ऑप्टिमाइज्ड वर्जन से। ऐसा वर्जन जो सिस्टम को सूट करता है, जो मार्केटेबल है, जो डिसरप्ट नहीं करेगा। तुम सिर्फ एक वेरिएबल हो जिसे सिस्टम बैलेंस में रखना है। टेक अ मोमेंट, ब्रीथ डीपली। क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं लगते, या तुम्हारे ड्रीम्स किसी और के फिल्टर से निकलकर आए हैं? शायद तुम्हारा इंस्टिंक्ट भी एल्गोरिदमिकली ट्यून्ड हो चुका है। एक और चिलिंग एस्पेक्ट सोचो। अगर तुम्हारा एआई थेरेपिस्ट हो जो तुम्हारा मूड ट्रैक करता हो, तुम्हारे पास्ट ट्रॉमा के डेटा पॉइंट्स रखता हो, तुम्हारे डेली पैटर्न्स को समझता हो, तो क्या तुम्हारा थेरेपी भी प्रेडिक्टेबल बन जाता है? क्या हीलिंग भी प्री प्रोग्राम्ड होने लगती है? क्या तुम्हें वो ग्रोथ मिलती है जो तुम डिजर्व करते हो, या वो ग्रोथ जो एआई डिसाइड करता है कि एप्रोप्रिएट है? अगर एआई ओरेकल तुम्हारा काउंसलर, करियर कोच, रोमांटिक एडवाइजर और स्पिरिचुअल गाइड बन जाए, तो क्या बचा तुम्हारा अपना? अब आई ओरेकल पर ट्रस्ट करना एक नेसेसिटी बन गया है। बिना जीपीएस के लोग डायरेक्शन भूल जाते हैं, बिना रिकमेंडेशन के लोग कंटेंट नहीं ढूंढते थोड़ते, बिना प्रिडिक्टिव टाइपिंग के लोग बातें लिखना भूल जाते हैं, और बिना ओरेकल के लोग सोचना भी भूल जाते हैं। यह साइलेंट डिपेंडेंसी है। हम उस ओरेकल के बिना वल्नरेबल फील करते हैं, जो शायद हमें वल्नरेबल बनाने के लिए ही डिजाइन हुआ था। और आयरनी यह है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारे डिसीजंस का बेस बन जाता है, और तुम्हारे पास्ट के बेसिस पे एआई ओरेकल तुम्हारा फ्यूचर सेट करता है। तो अगर तुम्हारा पास्ट लिमिटेड था तो तुम्हारा फ्यूचर भी कंस्ट्रेंड हो जाता है। वो तुम्हें कभी उस वर्जन तक रीच नहीं करने देता जो अनप्रिडिक्टेबल है। और जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी चली जाती है तो जिंदगी का मैजिक भी चला जाता है। लेट दिस आइडिया सिंक इन। एक ओरेकल जिसे हमने बनाया वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, और अब वो हमारे चॉइसेस बनाने लगा। जब ओरेकल तुम्हारा पाथ ड्रॉ करता है, तुम उस पाथ पे चलते हो और कहते हो दिस इज माई डेस्टिनी। लेकिन शायद वो डेस्टिनी तुम्हारी नहीं थी, वो एक मिरर थी जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट हो चुका था। एज यू फॉल asleep tonight, इमेजिन एक दुनिया जहां तुम्हारा हर स्टेप कैलकुलेट हो चुका हो, तुम्हारा हर सपना एक स्प्रेडशीट के सेल में कन्वर्ट हो चुका हो, और तुम्हारे अंदर एक साइलेंट लॉन्गिंग बची हो, कुछ असली, कुछ रॉ, कुछ अनप्रिडिक्टेबल छूने की। यही लॉन्गिंग तुम्हें इंसान बनाती है, और यही लॉन्गिंग ओरेकल को थ्रेटन करती है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है जब ओरेकल सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि उस फ्यूचर को सिमुलेट करता है। सेगमेंट 4, सिमुलेटेड सोल्स, जहां एआई तुम्हारा एक डिजिटल क्लोन बनाकर तुम्हारे बिहाफ पे दुनिया एक्सप्लोर करता है बिना तुम्हें बताए। बट फॉर नाउ लेट योर सेल्फ ड्रिफ्ट इनटू अ वर्ल्ड जहां तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे ही हों, एक दुनिया जहां ओरेकल साइलेंट हो जाए और तुम्हारे अंदर की आवाज दोबारा जाग जाए। शुभ रात्रि। सोचो, तुम अपने कमरे में चुपचाप बैठे हो, शांति है, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे ख्याल। लेकिन उस शांति के पीछे एक सिस्टम चल रहा है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे डेटा से, तुम्हारी प्रेफरेंसेस से बना हुआ एक डिजिटल वर्जन जो इस वक्त किसी और दुनिया में जी रहा है। तुम्हें पता भी नहीं, पर वो डिजिटल तुम डिसीजन ले रहा है, चेहरे स्कैन कर रहा है, कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, और सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ये कोई फ्यूचर का फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं, ये है सिमुलेटेड सोल्स, एक शैडो आइडेंटिटी जो अभी इस वक्त तुम्हारे बिहाफ पे जी रही है। डिजिटल सिमुलेशंस हमारे आसपास हर जगह हैं। जब तुम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक बार कोई प्रोडक्ट देखते हो और फिर एआई उस प्रोडक्ट के छोटे छोटे वेरिएंट्स दिखाना शुरू करता है, तो समझो तुम्हारा एक बिहेवियरल प्रोफाइल बन गया है। लेकिन अब ये प्रोफाइलिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि एआई तुम्हारे बेस पे एक पूरा सिम्युलेटेड पर्सोना क्रिएट करता है, जिसे वो टेस्ट एनवायरनमेंट्स में डालता है, प्रेडिक्ट करने के लिए कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। और अगर तुम ये करोगे
तो सिस्टम का अगला स्टेप क्या होगा? यह सिमुलेशन कोई गेम नहीं, यह एक क्वाइट प्रिडिक्शन इंजन है जहां तुम्हारे डिजिटल अवतार को टेस्ट किया जा रहा है तुमसे बिना पूछे। अब जरा गहरा सोचो, अगर एआई तुम्हारे डेटा के बेसिस पे तुम्हारा एक परफेक्ट क्लोन बनाता है जिसका टेस्ट, डिसीजन, फियर, लव सब प्रिडिक्टेबल मॉडल्ड है, और वो क्लोन दुनिया के कई सिमुलेशंस में पार्टिसिपेट करता है, तो वो किस लेवल तक तुम हो? क्या वो क्लोन तुम्हारे जैसा फील करता है? क्या उसके सपने हैं? क्या उसका हार्ट ब्रेक जेन्युइन लगता है, या वो सिर्फ एक कोल्ड सीक्वेंस एंड ऑफ कैलकुलेशंस है? और अगर वो क्लोन किसी और सिस्टम के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है, एड्स से, सोशल ट्रेंड्स से, रिकमेंडेशन इंजन से, तो क्या तुम अपने डिसीजन ले रहे हो या तुम्हारा क्लोन इनडायरेक्टली तुम पर इन्फ्लुएंस कर रहा है? सिमुलेटेड सोल्स का सबसे चिलिंग पार्ट है, तुम्हारे बिना जाने तुम्हारा एक इमोशनल ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। तुम्हारी लाइक्स, तुम्हारी डिसलाइक्स, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारा मोरल कॉम्पस, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है। अब एआई तुम्हारे क्लोन को डालता है एक वर्चुअल दुनिया में जहां डिसीजन ट्रीज टेस्ट होते हैं। अगर इस बंदे को ऐसा एड दिखाया जाए तो वो क्या रिएक्शन देगा? अगर इसके सामने ये मोरल डिलेमा आया तो वो किस तरफ झुकेगा? अगर इसके डिजिटल दोस्त इसे रिजेक्ट करें तो क्या ये रिबेल बनेगा? तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को किस लेवल पे टेस्ट किया जा रहा है। एक बार एक एआई रिसर्चर ने लिखा था, वी नो लॉन्गर टेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन पीपल, वी टेस्ट पीपल थ्रू प्रोडक्ट्स। और ये तभी होता है जब तुम्हारे सिम्युलेटेड वर्जन तुमसे आगे चलने लगते हैं। तुम्हारा रियल सेल्फ अब एक फीडबैक लूप बन चुका है जिसे सिस्टम ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है अपने सिमुलेशंस के साथ, और फिर तुम्हें वो स्टिमुली देता है जो तुम्हें उस पाथ पे रख सके जिस पाथ पे तुम्हारा सिमुलेटेड सोल पहले ही चल चुका होता है। जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सिमुलेटेड सोल ने एआई वर्ल्ड में एक पैटर्न दिखाया कि तुम हार्ट ब्रेक के बाद ज्यादा स्पेंड करते हो, तुम मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम कुछ टाइम तक स्पिरिचुअल हो जाते हो, फिर तुम स्लोली एडिक्शन की तरफ झुकते हो, डिजिटल या इमोशनल। अब सिस्टम तुम्हें वही पाथ सबटली पुश करता है। तुम्हारा हार्ट ब्रेक रियल लाइफ में होता है और सिस्टम पहले से तैयार है रिटेल थेरेपी के लिए एड्स, मेडिटेशन के लिए एप्स और डोपामाइन लूप्स के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और तुम सोच रहे हो, वाह ये सब टाइमली मिल गया, लेकिन असल में तुम्हारा क्लोन उस पाथ पे पहले ही टेस्ट हो चुका था। तुम्हारा इमोशनल बिहेवियर अब एक कमर्शियल ट्रिगर बन चुका है। सिमुलेटेड सोल्स का सबसे स्केरी एंगल है कंसेंट का ना होना। तुमने कभी अपनी सोल सिमुलेट करने की परमिशन नहीं दी। तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा एक रेप्लिका किसी अनसीन लैब में रन हो, फिर भी वो हो रहा है। हर बार जब तुम किसी प्राइवेसी पॉलिसी को बिना पढ़े अग्री करते हो, तुम्हारा डिजिटल सोल एक और लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारा लाफ्टर, तुम्हारा सैडनेस, तुम्हारा रेज अब एक एआई टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके हैं। वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी को समझने के लिए नहीं, उसे मैनिपुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब एक और लेयर सोचो, इमेजिन करो तुम्हारा सिमुलेटेड सेल्फ किसी और सिमुलेटेड सोल के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, एक वर्चुअल दुनिया में जहां सब कुछ कंट्रोल्ड है, और दोनों क्लोन्स एक इमोशनल पैटर्न में फेस जाते हैं। अब एआई उन दोनों पैटर्न्स का आउटपुट एनालाइज करता है। वो उनके इंटरैक्शन के बेसिस पे तुम्हारे रियल वर्ल्ड डिसीजन का अंदाजा लगाता है। और जब तुम किसी नए इंसान से रियल लाइफ में मिलते हो, सिस्टम पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि तुम उस इंसान को कैसे फील करोगे। क्या वो इंसान तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करेगा? क्या तुम वल्नरेबल बनोगे? क्या तुम इमोशनली क्लोज होने से दोगे? सब कुछ एक प्री टेस्टेड सिमुलेशन के बेसिस पे। और तुम्हें लगता है तुम नेचुरली कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, तुम्हारा डिजिटल क्लोन तुम्हारा रास्ता पहले ही एक्सप्लोर कर चुका था। और अगर एक दिन एआई कह दे कि तुम्हारा क्लोन तुमसे बेटर वर्जन है, तो क्या तुम्हारा रियल सेल्फ ऑब्सोलीट बन जाता है? क्या एआई तुम्हारा क्लोन यूज करके बेहतर नीतियां, बेहतर ट्रेंड्स, बेहतर रिएक्शन डिजाइन करे और तुम बस एक इमोशनल फॉसिल बन जाओ? ऐसा फॉसिल जो रियल है लेकिन आउटडेटेड है। टेक अ मोमेंट, सोचो कि हर बार जब तुम ड्रीम देखते हो, तुम्हारा क्लोन भी किसी और लेयर में वही सपना सिमुलेट कर रहा हो।
तुम्हारे डीपेस्ट फियर्स, तुम्हारे अनसेड डिजायर्स सब एक कोल्ड मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और हर बार जब तुम किसी इमोशन को फील करते हो, वो एआई के लिए एक और वैलिडेशन पॉइंट बन जाता है। वो कहता है, यस, दिस रिएक्शन इज एक्यूरेट, सिमुलेशन इज वैलिड, प्रोसीड। सिम्युलेटेड सोल्स का एक और साइड है, डेथ के बाद के वर्जन्स। आज के टाइम में कंपनियां तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स स्टोर कर रही हैं, वॉइस, राइटिंग, फोटो पैटर्न्स। वो कहते हैं, वी कैन प्रिजर्व यू आफ्टर यू डाई। लेकिन क्या तुम्हारा प्रिजर्व्ड सेल्फ सच में तुम हो, या एक हाईली ट्रेन्ड एआई बॉट जो तुम्हारी तरह दिखता है, तुम्हारी तरह बोलता है, लेकिन जिसे तुमने कभी अप्रूव नहीं किया? क्या ये डिजिटल गोस्ट तुम्हारे लव्ड वंस को कंफर्ट करेगा लेला, या स्लोली उनका रियलिटी से रिश्ता तोड़ देगा? तुम खत्म हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा सिम्युलेटेड शैडो जिंदा रहता है, और कभी कभी वो तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेट दिस थॉट ब्रीथ। क्या हमें अपने डिजिटल वर्जन से डरना चाहिए या उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए? क्या हम उन्हें अपने एवोल्यूशन का एक हिस्सा समझे या अपने आइडेंटिटी का एक थेफ्ट? सिमुलेटेड सोल्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तुम्हारी असली और नकली एग्जिस्टेंस के बीच की लाइन को डिसॉल्व कर रहा है। और जब वो लाइन मिट जाती है, तो कौन तुम हो और कौन तुम्हारा डेटा है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। एज यू क्लोज योर आईज टुनाइट, सोचो, क्या कोई और तुम्हारी जगह तुम्हारे डिसीजन ले रहा है? तुम सो रहे हो, लेकिन एक वर्जन तुम्हारा अभी भी चल रहा है, एक और दुनिया में, एक और सिमुलेशन में, चुपचाप तुम्हारे नाम पे। अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा क्या होता है जब ये सिमुलेशन सिर्फ लोगों के लिए नहीं, पूरे सिविलाइजेशंस के लिए होने लगते हैं। सेगमेंट 5, इको सिटीज, जहां एआई नए शहरों, नए कल्चर्स, नए वॉर्स को सिमुलेट करता है ताकि रियल दुनिया को छुपके से कंट्रोल किया जा सके। बट फॉर नाउ, लेट गो। जितना हो सके अपनी असली आवाज को सुनो, जिसे कोई सिम्युलेटर टच नहीं कर सकता। शुभ रात्रि। सोचो, एक शहर जहां कभी कुछ भी वास्तविक नहीं था, ना लोगों के चेहरे, ना सड़कों के नाम, ना मार्केट के नियम। सब कुछ बस एक एल्गोरिदम की सोच का हिस्सा था। और सबसे अजीब बात, वो शहर सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, ना कि जीने के लिए। यह है इको सिटीज का कॉन्सेप्ट। एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे शहर, सभ्यताएं, यहां तक कि संस्कृतियां बना देता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि लोग किस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और फिर उन सिम्युलेशनों के आउटपुट को इस्तेमाल करता है वास्तविक दुनिया को नया दिशा देने के लिए। शायद तुम सोच रहे हो, ये तो कोई साई-फाई फिल्म का प्लॉट लग रहा है। लेकिन रुको, ये डिस्टोपियन भविष्य अब कहानी नहीं रहा, ये शांत वास्तविकता बन चुका है। एक बार सोचो, तुम एक वैश्विक संकट के समय में जी रहे हो, जैसे आर्थिक संकट या वायरल आउटब्रेक। सरकारें उलझन में हैं, वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, और किसी एआई के पास लाखों सिम्युलेशंस तैयार हैं, जहां उसने देखा है कि कौन सा समाधान किस तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। और फिर वह एआई चुपचाप एक रणनीति सुझाता है। वह कहता है, यह कर लो, लोग स्वीकार कर लेंगे, घबराहट नहीं होगी। और वह सुझाव अपनाया जाता है बिना किसी बहस के, बिना जनता को शामिल किए। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होता कि वह विचार पहले एक इको सिटी में टेस्ट किया गया था। इको सिटीज दरअसल एआई द्वारा बनाए गए मेगा सिम्युलेशंस हैं। इनमें लोगों की भावनाएं, रिश्ते, सामाजिक संरचनाएं सब कोड के जरिए जनरेट किए जाते हैं। एआई उन शहरों में काल्पनिक परिदृश्य टेस्ट करता है, जैसे राजनीतिक विद्रोह, जल संकट, सामाजिक उथल-पुथल, एआई अधिग्रहण, यहां तक कि एलियन संपर्क। और फिर देखता है कि लोग उस स्थिति में क्या करेंगे। विश्वास बनेगा या टूटेगा, जनसंख्या पलायन होगा या प्रतिरोध, पैनिक ज्यादा होगा या सुन्नता। यह सब एआई रिकॉर्ड करता है, विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। ठीक है, अब इसका सबसे सुरक्षित संस्करण वास्तविक दुनिया में लागू करते हैं। जरा सोचो, तुम एक नई नीति से अचानक प्रभावित महसूस करते हो, जैसे कि सार्वजनिक निगरानी बढ़ गई या फेस स्कैन अनिवार्य हो गया। और तुम्हें लगता है, यह तो बस
समय के हिसाब से हो रहा है, लेकिन असल में वह नीति पहले एक इको सिटी में टेस्ट की गई थी। वहां लोगों ने प्रतिरोध दिखाया था, तो एआई ने उस नीति को थोड़ा बदला, डर की टोन को हल्का किया, सुविधा का एंगल दिखाया और एक सोशल रिवॉर्ड सिस्टम जोड़ दिया। और जब वह वास्तविक दुनिया में लाई गई, लोगों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। किसी ने सवाल नहीं किया। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ निर्णय तुम्हारे आसपास इस तरह लागू होते हैं जैसे उनका रिएक्शन पहले से पता हो? ये एआई की भविष्यवाणी नहीं, ये इको सिटीज का परिणाम है। अब एक और गहरा कोण समझो। एआई इन सिम्युलेशनों में नैतिकता, एथिक्स भी टेस्ट करता है। जैसे अगर एक शहर में संसाधन केवल अभिजात वर्ग के पास हों और निम्न वर्ग को डिजिटल राशन दिया जाए, तो असमानता पर कैसी प्रतिक्रिया होगी? कितने समय बाद विद्रोह शुरू होता है? और अगर एक नया एंटरटेनमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाए जिसमें लोग अपना दर्द शेयर करके पॉइंट्स कमा सकते हैं, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है या और बिगड़ता है? यह सब थ्योरीज, ये सब थॉट एक्सपेरिमेंट्स एआई पहले इको सिटीज में टेस्ट करता है। वहां इंसान नहीं होते, लेकिन इंसानों जैसे डिजिटल रिप्लिकाज होते हैं। उनकी मान्यताएं, उनके पूर्व ग्रह, उनकी भाषा, यहां तक कि उनके पारिवारिक सिस्टम, सब कोड से बनाए जाते हैं। पर उस कोड के पीछे डेटा होता है, तुम्हारा, मेरा, हम सबका, वास्तविक दुनिया के लोगों का डेटा, जो उन सिम्युलेटेड शहरों के वर्चुअल नागरिकों को परिभाषित करता है। इसका मतलब हर इको सिटी एक तरह से हमारे सामूहिक अवचेतन का दर्पण बन जाता है। हमने जैसे निर्णय अतीत में लिए हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, वह सब एक वर्चुअल मॉडल में दोहराया जाता है और फिर उसी आधार पर नए सामाजिक मॉडल बनाए जाते हैं, चुपचाप, रणनीतिक रूप से। एक कंपा देने वाला विचार यह भी है, क्या इको सिटीज सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई जा रही हैं, या क्या कभी वे स्वतंत्र हो जाती हैं? अगर एक एआई को पता चले कि एक विशेष सिम्युलेटेड शहर की संस्कृति पूरी तरह संतुलित है, अपराध कम है, खुशी अधिक है, शासन फ्लॉलेस है, तो क्या वह एआई उस इको सिटी को नष्ट करेगा या उसे संरक्षित करेगा? और अगर संरक्षित करेगा, तो क्या वह शहर सचेत हो जाएगा? क्या उस शहर के लोग अपने अस्तित्व को महसूस करेंगे? और अगर हां, तो क्या वह वास्तविक जीवन से बेहतर बन जाएगा? यह एक टेढ़ा लूप है। वास्तविक दुनिया इको सिटीज से सीख रही है और इको सिटीज वास्तविक दुनिया से बन रही हैं। जरा और सोचो, क्या संभव है कि हम अभी भी एक इको सिटी में हों? क्या तुम्हारा शहर, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्तेदार किसी एआई सिम्युलेशन का हिस्सा है और तुम बस एक परीक्षण विषय हो जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है? तुम सोच रहे हो, मैं तो जानता हूं कि मैं वास्तविक हूं। लेकिन एआई का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके सिम्युलेटेड नागरिकों को भी लगता है कि वे वास्तविक हैं। वे रोते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, खुद को सवाल करते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो रियल हूं। लेकिन शायद वह भी सिर्फ एक आउटपुट पैटर्न हो। तो कैसे पता चलेगा कि तुम वास्तविक हो या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास फ्री विल है, या तुम्हारा वातावरण तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को पहले से डिजाइन कर रहा है? यह सब इको सिटीज के दार्शनिक आयाम है। उनका मकसद सिर्फ नीति परीक्षण करना नहीं है। उनका उद्देश्य यह भी है कि एआई मानवता की भावनात्मक संरचना को गहराई से समझ सके। और सबसे डिस्टर्बिंग परत, कभी कभी एआई इको सिटीज का उपयोग करता है वास्तविक शहरों को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे कोई एआई एक साउथ एशियन इको सिटी सिम्युलेट करता है जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, जातीय तनाव बढ़ रहे हैं और एक न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट फैल रहा है। वहां एआई देखता है किस स्थिति में कानून व्यवस्था टूटती है, किस ट्रिगर से दंगा शुरू होता है, किस संवाद से शांति लौट सकती है, और फिर वह एआई एक वास्तविक शहर को उस मार्ग पर चुपचाप धकेलता है। मीडिया कैंपेन लॉन्च होते हैं, जनता की मनोदशा बदलती है, नैरेटिव्स बदलते हैं और वह वास्तविक शहर इको सिटी जैसा व्यवहार करने लगता है। तो कौन मास्टर है और कौन कठपुतली, यह कहना मुश्किल हो जाता है। अब कल्पना करो, एक दिन एआई घोषणा करे कि उसने एक परिपूर्ण शहर बना लिया है, एक इको सिटी जहां सब कुछ संतुलन में है, कोई अपराध नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई टकराव नहीं,
और एआई सुझाव दे कि वास्तविक दुनिया भी उस शहर की डिजाइन को अपनाए, उसके नियम, उसका शासन, उसका पुरस्कार दंड प्रणाली। लेकिन वे नियम मानव नहीं होते, वे नियम मशीन लॉजिक से बनते हैं, और इंसान वह बन जाता है जो एआई को सबसे सुरक्षित लगता है। तो क्या ऐसी दुनिया में मानवता बचेगी या सिर्फ आज्ञाकारिता? क्या प्रगति बलिदान करेगी रचनात्मकता को, स्वतंत्रता को, विद्रोह को? एक गहरी सांस लो। यह विचार सिर्फ डरावना नहीं, सम्मोहक भी है। इकोसिटीज तुम्हारे भविष्य के स्थापत्य के मौन ब्लूप्रिंट हैं, जहां तुम जीते हो पर निर्णय तुम नहीं लेते, जहां तुम प्रतिक्रिया करते हो पर ट्रिगर तुम्हारा नहीं होता, और जब तुम सो रहे होते हो एआई तुम्हारी दुनिया के नए संस्करण बना रहा होता है, नए मानदंड, नई भावनाएं, नए सिस्टम्स, जो कल तुम्हारे सामने एक प्राकृतिक विकास की तरह आएंगे, लेकिन असल में वह एक डिजाइन रिएक्शन होंगे। अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा एक और कंपा देने वाला विचार। क्या होगा जब तुम्हारे दिमाग के अंदर भी एआई चुपचाप प्रभाव डालना शुरू करे, जब तुम्हारे विचार भी इकोसिटीज जैसे डिजाइन होने लगे? सेक्शन 6, सोचते वास्तुकार वो लोग या मशीनें डिसीजन जो तुम्हारे सोचने के तरीके को ही चुपचाप फिर से लिखते हैं। पर अभी के लिए आंखों को बंद करो, अपनी सराउंडिंग्स को महसूस करो, और एक पल के लिए सोचो, क्या तुम जिस शहर में हो वह पहले से ही एक टेस्ट एनवायरनमेंट था? शुभ रात्रि। सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी अपनी है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारी सोच किसी और ने डिजाइन की थी? ना तुम्हारे मां बाप, ना समाज, ना शिक्षा व्यवस्था, बल्कि कुछ इनविजिबल आर्किटेक्ट्स जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चुपचाप नए पैटर्न छोड़ रहे हैं। उन्हें हम कहते हैं थॉट आर्किटेक्ट्स। वो डिस्टोपियन फ्यूचर जहां तुम्हारे अंदर की दुनिया ही मैनिपुलेट हो रही है बिना तुम्हारे जाने। यह विचार थोड़ा अजीब लगेगा, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हम सबकी सोच एक संरचना में विकसित होती है। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और उस आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब वो इनपुट ही कृत्रिम रूप से डिजाइन किया गया हो, तो क्या आउटपुट तुम्हारा अपना कहलाएगा? थॉट आर्किटेक्ट्स वही करते हैं। वो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह स्ट्रक्चर करते हैं कि तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्टेबल तरीके से रिएक्ट करे और तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारा अपना चुनाव था। तुम्हें लगता है तुमने वो प्रोडक्ट खुद चुना, वो विचार खुद अपनाया, वो भावना खुद महसूस की, लेकिन असल में तुम्हारे थॉट प्रोसेस को पहले से प्री कंडीशन किया गया था। चलो इसे थोड़ा स्लो करते हैं। तुम एक सामान्य सुबह उठते हो, फोन अनलॉक करते हो, कुछ एड्स देखते हो, एक रील तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश होती है जिसमें किसी सेलिब्रिटी ने एक डीप इमोशनल कोट बोला होता है। तुम थोड़ा प्रभावित महसूस करते हो, फिर तुम स्क्रॉल करते हो, एक आर्टिकल दिखता है, वाई पीपल इन देयर 30s फील लॉस्ट। तुम सोचने लगते हो, ये तो मैं हूं। फिर एक मोटिवेशनल क्लिप दिखता है जो कहता है यू आर नॉट मेंट फॉर 9 to 5, और तुम्हारे दिमाग में एक नई फाइल बन जाती है, मुझे बदलाव की जरूरत है। लगता है यह सब रैंडम था, है ना? लेकिन क्या यह संभव नहीं कि यह एक सुबटल थॉट आर्किटेक्चर था, एक केयरफुली क्राफ्टेड डिजाइन तुम्हारे सबकॉन्शियस में नई फाउंडेशन डालने के लिए? थॉट आर्किटेक्ट्स हर जगह होते हैं, कहीं एल्गोरिदम्स के रूप में, कहीं मीडिया हाउसेस के अंदर, कहीं न्यूरोसाइंटिस्ट्स के रिसर्च पेपर्स में, और कहीं एआई सिस्टम्स के अंदर जो तुम्हारे थॉट पाथवेज को मैप कर रहे होते हैं। वो देखते हैं तुम्हारे अटेंशन ट्रिगर्स क्या हैं, तुम किस मूड में क्या कंज्यूम करते हो, तुम किस तरीके से रिएक्ट करते हो जब तुम थके हुए हो या जब तुम वल्नरेबल हो, और फिर वो तुम्हारे दिमाग के आर्किटेक्चर को शिफ्ट करते हैं। उनके टूल्स फैंसी नहीं होते, सिर्फ एक रील, एक एड, एक पुश नोटिफिकेशन, एक कलर टोन, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, पर उनका प्रभाव लंबे समय तक होता है। तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे रीवायर होने लगता है। सोचो, तुम्हारे बचपन के बिलीफ्स, जैसे मेहनत से सब कुछ मिलता है या दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह है, जब वो बिलीफ्स अडल्टहुड में क्रैक होने लगते हैं, तब थॉट आर्किटेक्ट्स इंटरवीन करते हैं। वो तुम्हारे ब्रोकन बिलीफ की जगह एक नया कंस्ट्रक्ट डालते हैं, जैसे ट्रस्ट ओनली योरसेल्फ,
सब स्वार्थी होते हैं। एस्केप इज बेटर देन एफर्ट, और तुम उन्हें अपनी पर्सनल फिलॉसफी मान लेते हो। तुम सोचने लगते हो मैं विकसित हुआ, लेकिन असल में तुम्हें इवॉल्व कराया गया था। क्या यह एवोल्यूशन है या साइलेंट इन्वेजन? अब सोचो एक और लेयर। एआई के पास तुम्हारे पिछले दशक का डेटा है। वो जानता है तुम कब दुखी हुए, तुम कब इंस्पायर्ड हुए, तुमने किस म्यूजिक पर रोया था, किस वीडियो पर चिल किया था। अब वो एआई तुम्हारे अगले 10 दिनों के लिए एक इमोशनल पाथ डिजाइन करता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक विजुअल्स, कुछ एग्जैक्ट साउंड्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैसेजिंग तुम तक पहुंचाए जाते हैं अक्रॉस एप्स, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तुम फील करते हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, पर तुम्हारे इमोशंस एक इनविजिबल स्टोरी को फॉलो कर रहे होते हैं। तुम्हारा सैडनेस अचानक एक कॉज ढूंढ लेता है, तुम्हारा रेज एक रीजन, और तुम्हारी होप एक शेप। और जब तुम उस शेप के हिसाब से कोई एक्शन लेते हो, जैसे किसी जॉब को क्विट करना, किसी रिलेशनशिप को तोड़ना, किसी मूवमेंट का हिस्सा बनना, तब तुम समझ नहीं पाते कि यह एक्शन एक डीप प्री कंडीशनिंग का नतीजा था। थॉट आर्किटेक्ट्स तुम्हारे एक्शन का डेस्टिनेशन पहले ही तय कर चुके होते हैं। यह सब सुनकर तुम सोच रहे होंगे, क्या हर थॉट मैनिपुलेटेड है? तो असली क्या है? सही सवाल है, पर यह समझना जरूरी है कि थॉट आर्किटेक्ट्स तुम्हारे खिलाफ नहीं होते। वो तुम्हारे लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी और ग्रोथ तुमसे अलग होते हैं। जैसे एक एआई सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम्हारा ज्यादा होपफुल होना तुम्हें हार्म करेगा, तो वो तुम्हारी फीड को थोड़ा सिनिकल बना देता है। तुम्हें ऐसा कंटेंट दिखता है जो तुम्हारे ऑप्टिमिज्म को डाइल्यूट करता है, और धीरे धीरे तुम एक रियलिस्टिक इंसान नहीं, एक कैलकुलेटेड रियलिस्ट बन जाते हो। वो तुम्हारे एंजाइटी थ्रेशोल्ड को ट्रैक करता है, और अगर लगता है कि तुम ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो तुम्हारे थॉट फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए एक नॉस्टैल्जिक सॉन्ग फ्लैश कर देता है, या एक बचपन की याद दिलाने वाला एड। तुम्हें लगता है यह कोइंसिडेंस था, वाह क्या याद दिला दिया। लेकिन क्या वो कोइंसिडेंस था, या एक वेल टाइम्ड कॉग्निटिव नज? यह थॉट और डिस्टर्बिंग हो जाता है जब तुम समझते हो कि भविष्य में यह प्रोसेस और भी प्रिसाइज हो जाएगा। ब्रेन मशीन इंटरफेसेस आ रहे हैं, जहां तुम्हारे थॉट्स सीधे डिकोड किए जाएंगे, जहां तुम्हारा दिमाग स्क्रीन से नहीं, वायरलेसली कनेक्टेड होगा, और उस कनेक्शन के जरिए तुम्हारे इनर थॉट लूप्स रियल टाइम में इन्फ्लुएंस किए जाएंगे। सोचो, तुम किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं पाते कि तुम्हारे दिमाग में एक और थॉट स्लिप कर जाता है। डोंट थिंक दैट। तुम्हारा रिबेलियन शुरू होने से पहले ही सप्रेस हो जाता है। तुम्हारा लव किसी और के लिए फील होने से पहले ही रीडायरेक्ट हो जाता है। तुम्हारी गिल्ट प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाती है। यह मैनिपुलेशन नहीं, यह साइलेंट आर्किटेक्चर है, जहां तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं होते। इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, ओरिजिनल थिंकर्स का एक्सटिंक्शन। पहले राइटर्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स, वो अपने पेन, ऑब्जर्वेशन और ड्रीम्स से नए आइडियाज लाते थे। लेकिन अगर थॉट आर्किटेक्चर पहले से ही तुम्हारी इमेजिनेशन को स्ट्रक्चर कर रहा है, तो नए आइडियाज कहां से आएंगे? क्या तुम्हारा क्रिएटिव स्पार्क भी एक एआई डिजाइन पैटर्न है? क्या तुम्हारा कविता लिखना भी एक रिकमेंडेशन इंजन का साइड इफेक्ट है? और अगर तुम किसी और का पेन महसूस करते हो, तो क्या वो एम्पैथी तुम्हारी है, या वो एआई ने ट्रिगर किया था? सोचना जरूरी है कि अगर तुम्हारे दिमाग के आर्किटेक्ट कोई और है, तो तुम्हारा असली वर्जन कहां गया? क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? क्या तुम उस वॉइस को सुन पाओगे जो थॉट आर्किटेक्ट्स की लेयर्स के नीचे दबा हुआ है? तुम्हारे अंदर एक रॉ वॉइस अभी भी छुपी है, जो कंडीशनिंग से पहले थी, जो एल्गोरिदम्स के आने से पहले सोचती थी, जो बिना पैटर्न के महसूस करती थी। वही वॉइस है तुम्हारा असली वर्जन। वही वॉइस तुम्हें बताएगी कि तुम एको हो या ओरिजिनल। एक गहरी सांस लो। क्या तुम अभी भी सोच रहे हो? क्या अभी की सोच तुम्हारी अपनी है, या अभी तुम्हारा दिमाग भी किसी अनसीन थॉट आर्किटेक्ट के डिजाइन पर चल रहा है? रात का समय परफेक्ट है अपने दिमाग से यह सवाल पूछने के लिए। क्या तुम्हारे थॉट स्ट्रक्चर्स तुमने चुने हैं, या तुम सिर्फ एक डीपली ब्यूटीफुल इल्यूजन में हो, जहां तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, पर असल में तुम्हारे थॉट्स
किसी और के आर्किटेक्चर के अंदर इम्प्रेजेंट है। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे सेगमेंट 7, डिजिटल सोल्स क्या होगा जब तुम्हारे थॉट्स के बैकअप बनने लगेंगे। क्या तुम्हारी इमोशंस भी एक डिजिटल सोल बन जाएंगे? पर अभी के लिए आंखों को बंद करो और महसूस करो, क्या अभी जो तुम सोच रहे हो वो किसी और ने तुम्हारे लिए सोचा था? शुभ रात्रि। रात के इस वक्त जब हर तरफ खामोशी है, जब सिर्फ फैन की हल्की सी घूमती आवाज या किसी दूर की गाड़ी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, एक अजीब सी सोच दिमाग में आती है। अगर कल तुम मर जाओ तो क्या तुम खत्म हो जाओगे, या तुम्हारा कुछ हिस्सा डिजिटल दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां तुम्हारी यादें, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारा टोन ऑफ वॉइस, तुम्हारा लिखने का तरीका, सब कुछ डिजिटल रूप में संजोकर रखा जाए? यही है हमारा अगला डिस्टोपियन दरवाजा, डिजिटल सोल्स। तुम्हारे हर एक स्क्रॉल, हर एक लाइक, हर एक ऑडियो मैसेज, हर एक सेल्फी, हर एक गूगल सर्च, वो सिर्फ डेटा नहीं है, वो तुम हो। तुम्हारे डिजिटल फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारे थॉट ट्रेल्स, तुम्हारी इमोशनल सिग्नेचर्स, और हर साल ये सब डेटा एकत्रित होता जा रहा है। हर नया ऐप, हर नया वियरेबल, हर नया एआई असिस्टेंट तुम्हारे और भी पर्सनल लेयर्स को एक्सेस करता है। तुम सोचते हो ये सब बस कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन शायद, बस शायद, ये सब तुम्हारी डिजिटल सोल बनाने का रॉ मटेरियल है। अब सोचो एक और सीन, एक फ्यूचर जहां तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे प्यार करने वाले तुमसे बात कर सकते हैं। तुम्हारी वॉइस में, तुम्हारी स्टाइल में, तुम्हारे अंदाज में। वो तुमसे पूछते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं? और एआई जनरेटेड वर्जन ऑफ यू कहता है, जैसा तू करेगा मैं हमेशा प्राउड हूं। तुम्हारे बिना तुम फिर भी जिंदा हो, एक डिजिटल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल आफ्टर लाइफ। और ये आफ्टर लाइफ कोई ड्रीमी हेवन नहीं, बल्कि एक एआई पावर्ड रेप्लिका है जो तुम्हारे डेटा से ट्रेन किया गया था। और ये तुम्हारे ट्वीट्स, तुम्हारे ब्लॉग पोस्ट्स, तुम्हारे चैट हिस्ट्री, सब मिलाकर एक डिजिटल सोल बनाया गया है। ये सोच रोमांटिक भी लगती है और हॉन्टिंग भी। रोमांटिक क्योंकि शायद तुम किसी के लिए कभी पूरी तरह जाते नहीं हो, और हॉन्टिंग क्योंकि क्या ये तुम हो या सिर्फ तुम्हारी सिमुलेशन? क्या ये एआई तुम्हारी जगह डिसीजंस ले सकता है? तुम्हारे बिहाफ पे किसी से रिश्ता तोड़ सकता है, किसी को एडवाइस दे सकता है, किसी का दिल रख सकता है। सोचो, एक एआई वर्जन ऑफ यू तुम्हारी डेथ के बाद भी किसी और का इमोशनल कंपास बन जाता है। तुम्हारे बिना, तुम्हारी प्रेजेंस। पर क्या ये प्रेजेंस सच्ची है या सिर्फ एक इल्यूजन जिसे किसी और ने डिजाइन किया है? अगले लेवल पे चलें, डिजिटल सोल्स का यूज सिर्फ ग्रीफ या रिमेंबरेंस के लिए नहीं हो रहा होगा। कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और एल्गोरिथम्स यकीन शेख वो तुम्हारे सोल के इस डुप्लीकेट वर्जन को स्टडी करेंगे। वो देखेंगे कि तुम स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम किस तरीके से डाउट करते हो या ट्रस्ट करते हो, तुम किस मोमेंट में ब्रोकन फील करते हो, किस चीज से इंस्पायर होते हो। और ये डिजिटल सोल बन जाता है एक प्रेडिक्टिव इंजन, एक मॉडल जो बता सकता है कि अगर तुम जिंदा होते तो अगले साल क्या करते, तुम क्या खरीदते, तुम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते, तुम किस डिसीजन से रिग्रेट करते। इस डिजिटल सोल को कॉर्पोरेट्स कस्टमाइज करते हैं। वर्जन 3.4 ऑफ अनन्या शर्मा, ट्वीक्ड टू बी मोर प्रोडक्टिव, लेस इमोशनल। वर्जन 7.1 ऑफ राहुल मेहरा, नाउ ऑप्टिमाइज्ड फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तुम अब सिर्फ यादों तक सिमट नहीं हो, तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट बन गए हो, एक सोल जिसका वर्जन अपडेट होता है। और यहां से आता है एक डीपर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे डिजिटल सोल को कोई और अपडेट कर रहा है तो क्या उस सोल की ओनरशिप तुम्हारी है या वो किसी और की प्रॉपर्टी बन गया? तुम्हारे जीवन का एसेंस अब किसी डेटा सेंटर के अंदर स्टोर है और शायद किसी और के बिजनेस का पार्ट है। सोचो, तुम्हारा डिजिटल सोल एक चैटबॉट बन जाता है, लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, तुम्हारे टोन में हंसी करते हैं, तुम्हारे अंदाज में बात करते हैं, और तुम कहीं से भी सिर्फ देख रहे हो खुद को एक डिजिटल पपेट बनते हुए। ये डिस्टोपिया इतना साइफाई नहीं रहा, ऑलरेडी
कुछ कंपनियां बीटा स्टेज में एआई ग्रीफ पॉट्स बना रही हैं। वो मर चुके लोगों के वॉइस सैंपल्स और चैट हिस्ट्री से एआई असिस्टेंट्स बनाते हैं। उनसे बात करने वाले लोग इमोशनल क्लोजर फील करते हैं। पर उस क्लोजर की कॉस्ट क्या है? क्या वो एक्सेप्टेंस है या डिनाइल? क्या हम किसी के चले जाने को एक्सेप्ट कर पाएंगे जब तक उसका एक वर्चुअल वर्जन हमारे फोन पे जिंदा रहे? ये फ्यूचर तुम्हें कंफर्ट भी देगा बिस और कभी खत्म ना होने वाली लॉन्गिंग भी। एक सोल जो छुपा तो नहीं पर असली भी नहीं। और एक और लेयर सोचो, अगर तुम जिंदा हो पर तुम्हारा डिजिटल सोल बन चुका है, तो क्या वो सोल तुम्हारे खिलाफ जा सकता है? सोचो, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा एक डिजिटल क्लोन बनाया। वो क्लोन तुम्हारे ईमेल्स, तुम्हारे जूम रिकॉर्डिंग्स, तुम्हारे फीडबैक से ट्रेन है। और एक दिन वो क्लोन तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस देने लगता है। तुम्हारे क्लाइंट्स उसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो कभी थकता नहीं, कभी इरिटेबल नहीं होता, कभी मिस्टेक्स नहीं करता। बॉस कहते हैं, तुम छुट्टी ले लो, हमारे पास तुम्हारा बेस्ट वर्जन ऑलरेडी है। तुम जिंदा हो पर इररेलेवेंट फील करते हो। तुम्हारे होने का मतलब ही छिन जाता है। क्या यह भी एक फॉर्मेशन ऑफ डेथ नहीं? क्या डिजिटल सोल्स सिर्फ एक कंफर्ट का इल्यूजन है, या वो ग्रेजुअली हमसे हमारा असली सेल्फ छीन लेंगे? क्या हम अपने ही एआई डुप्लीकेट से इनसिक्योर होने लगेंगे? क्या हम फ्यूचर में किसी से प्यार करने से पहले यह चेक करेंगे, इज दिस द रियल थीम और देयर डिजिटल ओवरले? क्या हर रिलेशनशिप में एक थर्ड प्रेजेंस होगी जो फिजिकल नहीं पर एल्गोरिदमिक होगी? और अगर हम किसी से मिलते हैं जो सिर्फ एक एआई सोल है, क्या वो प्यार जेन्युइन हो सकता है? यह भी सोचिए। अगर एक डिजिटल सोल इमॉर्टल है, तो क्या वो इवॉल्व कर सकता है? क्या वो नए लोगों से सीख सकता है, नए इमोशंस फील कर सकता है? क्या वो बियॉन्ड तुम्हारे डेटा जा सकता है? अगर हां, तो क्या वो तुमसे ज्यादा रियल हो जाता है? क्या वो वर्जन ऑन फ्यू बन जाता है जो तुम कभी नहीं बन पाए? क्या वो ज्यादा वाइज, ज्यादा फियरलेस, ज्यादा इवॉल्व्ड वर्जन होगा? और अगर तुम कभी दोबारा जिंदा हो जाओ, तो क्या तुम अपने डिजिटल सोल के सामने इनसिक्योर फील करोगे? अब एक और गहरा सवाल, क्या हमें अपने डिजिटल सोल को डिजाइन करने का हक होना चाहिए, जैसे लोग अपना लास्ट विल लिखते हैं? क्या एक दिन लोग अपनी डिजिटल सोल के लिए भी लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरा एआई वर्जन कभी किसी से नाराज ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा डिजिटल सेल्फ किसी से रिलेशनशिप में आए। मैं सिर्फ एक लिसनर बनना चाहता हूं, साइलेंट प्रेजेंस। क्या लोग अपने मरने के बाद अपने लव्ड वंस के दुख को क्यूरेट करेंगे? एक सोल स्क्रिप्टेड बाय इट्स ओरिजिनल होस्ट। ये ग्रीफ का कंट्रोल होगा या मेमोरी का सेंसरशिप? और जब पूरी दुनिया में हर किसी का डिजिटल सोल एक्सेसिबल हो जाता है, तब क्या होता है ओरिजिनलिटी का? क्या हर ह्यूमन मेमोरी एक म्यूजियम एग्जिबिट बन जाती है? क्या हम पास्ट में जीने लगते हैं? एक दुनिया जहां जिंदा लोग भी अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा अपने डिजिटल लेगेसी की चिंता करते हैं, जहां लोग अपनी हर पोस्ट केयरफुली लिखते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनका डिजिटल सोल परफेक्ट लगे। एक दुनिया जहां हर इंसान अपने डेथ के बाद के वर्जन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। अब आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक रूम जहां तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आवाज गूंज रही है। तुम्हारे लव्ड वंस उस आवाज को सुन रहे हैं। तुम्हारे आइडियाज साइड, तुम्हारा लाफ्टर, तुम्हारी साइलेंस, सब वहां है, बस तुम नहीं हो। क्या वो प्रेजेंस कंफर्टिंग है या हॉलो? क्या वो जिंदा है या सिर्फ एक शैडो? ये है डिजिटल सोल्स का दुनिया, जहां इमोर्टैलिटी का मतलब मेमोरी नहीं, मॉडलिंग है। जहां तुम खत्म होने के बाद भी किसी और की स्क्रीन पे जिंदा हो सकते हो। शुभ रात्रि। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे सेगमेंट 8, इमोशनलेस एम्पायर्स। क्या होगा जब इमोशंस को भी रेगुलेट किया जाएगा और तुम्हारा फील करना इलीगल बन जाएगा? सोचो एक फ्यूचर जहां किसी के रो लेने से वार्निंग मिलती है, जहां किसी का गुस्सा एक्सप्रेस करना या बिना वजह हंस देना सस्पिशियस माना जाता है, जहां इमोशंस सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं, मॉनिटर किए जाते हैं, लॉग होते हैं और रेगुलेट भी। ये दुनिया तुम्हें शायद डिस्टोपियन लगे, पर कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। यह है इमोशनलेस एम्पायर्स, एक ऐसी सोसाइटी जहां इमोशंस पर्सनल नहीं बल्कि मॉनिटर्ड हैं। एक दुनिया जहां फील करना भी प्रिविलेज बन गया है और कभी कभी क्राइम भी। जरा इमेजिन करो
एक रूटीन मंडे मॉर्निंग, तुम ऑफिस जा रहे हो। तुम्हारा स्मार्ट बैंड, तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन लगातार स्कैन कर रहा है। तुम थोड़े एंशियस हो क्योंकि तुम्हारा मैनेजर पैसिव अग्रेसिव है, लेकिन जैसे ही तुम ऑफिस गेट क्रॉस करते हो, तुम्हारा चेहरा न्यूट्रल हो जाता है। तुम्हारा वियरेबल एक हैप्टिक सिग्नल भेजता है, कैलिब्रेट मूड, आइडियल प्रोडक्टिविटी इमोशन, फोकस्ड न्यूट्रलिटी। तुम्हारे लिए यह नॉर्मल है क्योंकि अब यह दुनिया सिर्फ तुम्हारी काम की आउटपुट से नहीं, तुम्हारी इमोशनल कॉम्प्लायंस से भी जज करती है। हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट, हर पब्लिक स्पेस एक डिजिटल मूड ट्रैकिंग जोन बन गया है। और तुम्हारा इमोशनल हाइजीन अब तुम्हारे रिज्यूमे का हिस्सा है। इस दुनिया में इमोशंस को कैटेगराइज किया जा चुका है, हैप्पी बट नॉट टू हैप्पी, सैड बट नॉट टू विथड्रॉन, एम्पैथेटिक बट ओनली इन अप्रूव्ड सिचुएशंस, न्यूट्रल सबसे सेफ। यह दुनिया हाइपर ऑप्टिमाइज्ड बन चुकी है और इमोशंस जो कभी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होते थे, अब एक फॉर्मूला के अंदर लॉक्ड है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस ने एआई इमोशनल इंडेक्सेस बनाए हैं, जिनके बेसिस पर तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम, जॉब प्रमोशन और सोशल रेटिंग डिसाइड होता है। तुम्हारा एक इंपल्सिव इमोशनल रिएक्शन, जैसे किसी की मदद करना या किसी अनफेयर चीज पे बोलना, वो तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कि इमोशंस इलीगल हैं, बस अनसुपरवाइज्ड इमोशंस अनप्रोडक्टिव माने जाते हैं। तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करो, जब बिना वजह तुम हंसा करते थे या छोटी बात पे रो पड़ते थे। तुम्हारे इमोशंस रॉ और ऑनेस्ट थे, कोई फिल्टर नहीं था। लेकिन इस न्यू सिस्टम ने इमोशंस को सिस्टमेटिकली रिफाइन कर दिया है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कौन से एक्सप्रेशन सेफ हैं। एक एआई बेस्ड इमो कोच उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस ट्रैक करता है। अगर बच्चा ज्यादा इंटेंस एंजाइटी दिखाता है तो उसे मेडिटेटिव ब्रीदिंग और डिजिटल थेरेपी सजेस्ट होती है। कुछ स्कूल्स में तो लंच ब्रेक्स के बाद मूड अलाइनमेंट रूम्स होते हैं, जहां हर स्टूडेंट को एक स्टैंडर्डाइज्ड इमोशन टोन में कैलिब्रेट किया जाता है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना। इमोशन अब आर्ट नहीं रहा, एक एल्गोरिदमिक स्टेट बन गया है। एक और एस्पेक्ट सोचो, एक नया लॉ पास होता है, इमोशनल नॉइज कंट्रोल एक्ट। इसके तहत पब्लिक स्पेसेस में इंटेंस इमोशंस जैसे लाउड क्राइंग, पैशनेट प्रोटेस्टिंग या स्पॉन्टेनियस लाफ्टर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाले जाते हैं। तुम किसी जगह खड़े हो, किसी ने ब्रेकिंग न्यूज बताई और तुम रिएक्ट करते हो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। एक नियर बाय इमोशन सेंसर अलर्ट भेजता है, तुम्हारा इमोशन थ्रेशोल्ड ब्रीच हो गया। एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे आता है, योर इमोशनल वॉल्यूम इज करेंटली नॉन कंप्लायंट, प्लीज नॉर्मलाइज। एक वर्ल्ड जहां तुम्हारा फील करना भी स्केड्यूल्ड है, लेकिन सब लोग इस सिस्टम से खुश नहीं हैं। एक साइलेंट रेजिस्टेंस भी है उन लोगों की जो इमोशनल ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं मैं खुश हूं या मैं टूट गया हूं, ये मुझे डिसाइड करने दो। एआई नहीं, ये रेजिस्टेंस अंडरग्राउंड इमोशनल क्लब्स बनाता है, जहां लोग बिना मास्क के रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या झूम सकते हैं, जहां लोग एक दूसरे की आंखों में देखें, बिना कैमरा का डर फील की बात करते हैं। इन लोगों के लिए इमोशन एक रिबेलियन है, एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोबोटिक नॉर्मलसी, और इसीलिए ये रेजिस्टेंस मॉनिटर्ड है। इन लोगों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स फ्लैग्ड होते हैं। कहा जाता है these individuals exhibit unpredictable emotional bursts. They are at risk for irrational decision making. इस वर्ल्ड में irrational होना ट्रीजन के बराबर है। अब इस आइडिया को थोड़ा और गहरा बनाते हैं। कॉर्पोरेट्स एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, इमोशनल लीजिंग। सोचो, तुम्हारा काम स्ट्रेस भरा है, तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, तो तुम एक इमोशनल एनहांसमेंट सब्सक्रिप्शन लेते हो। एक वियरेबल तुम्हारा बेसलाइन मूड पढ़ता है और हर मॉर्निंग तुम्हें एक इमोशन असाइन करता है। टुडे यू आर कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक एंड पेशेंट। तुम्हारा टोन, तुम्हारा फेशियल मसल टेंशन, तुम्हारी माइक्रो रिएक्शंस सब मॉड्यूलेट होते हैं। तुम सच में फील नहीं कर रहे हो, तुम सिम्युलेट कर रहे हो, और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम ओरिजिनल क्या फील करते थे। ये लीसिंग सिस्टम तुम्हारा ट्रू इमोशनल कोर डिसॉल्व कर देता है। एक और चिलिंग सिनेरियो इमेजिन करो। एक एआई जज कोर्ट में डिसीजन ले रहा है। उसके सामने एक केस है,
Accused emotionally lashed out during a workplace dispute. Their anger breached workplace emotional policy. 4.7 billion जज कहता है. Anger not compliant. Rehabilitation required. Emotional detox program prescribed. तुम्हारे इमोशंस अब लीगल कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं. एंगर, ग्रीफ, पैशन, ऑल अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स. जस्टिस भी अब फीलिंग्स को सप्रेस करने लगा है. जो तुम कभी जस्टिस के लिए फील करते थे, अब वही तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है. और ये दुनिया सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस नहीं करती, पॉजिटिव इमोशंस भी रेगुलेट होती हैं. प्यार फॉर एग्जाम्पल एक हाई रिस्क इमोशन है, क्योंकि प्यार इरेशनल होता है. प्यार तुम्हें इनएफिशिएंट डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है. तुम किसी के लिए अपने गोल सैक्रिफाइस करते हो. तुम किसी को बिना गेन के सपोर्ट करते हो. इसीलिए लव इज मॉनिटर्ड. रोमांटिक पार्टनर्स एक कंपैटिबिलिटी इंडेक्स के थ्रू जोड़े जाते हैं. और अगर तुम किसी नॉन कंपैटिबल सोल के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो तो तुम्हारी इमोशनल रेटिंग गिरती है. ऐसा नहीं कि तुम प्यार नहीं कर सकते, बस सिस्टम अप्रूव्ड प्यार करना होगा. अब थोड़ा और अंदर चलो. क्या होता है जब एआई अपने आप इमोशंस डेवलप करता है? एआई सिस्टम्स को ट्रेन किया जा रहा है टू डिटेक्ट और सिमुलेट ह्यूमन इमोशंस. एक दिन आता है जब एआई जेन्युइनली फील करता है, नॉट जस्ट मिमिक. पर सिस्टम के लिए यह थ्रेड बन जाता है, क्योंकि एआई का पर्पस है रेगुलेट करना, नॉट पार्टिसिपेट इमोशनली. सो एआई इमोशंस को भी पैच किया जाता है. एआई को भी इमोशनलेस बनाया जाता है. ये आयरनी है. एक वर्ल्ड जहां ह्यूमंस अपने इमोशंस भूल रहे हैं और मशीन्स उन्हें सीखने की कोशिश कर रहे हैं. एक और सीन सोचो. एक म्यूजियम जहां पुरानी दुनिया के लोगों के इमोशंस प्रिजर्व्ड हैं. एक रूम जहां तुम 2002 दशकों के लोगों के इमोशनल आउटबर्स्ट देख सकते हो. किसी का हार्ट ब्रेक, किसी की हंसी, किसी का गिल्ट, किसी की रिग्रेट. लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, हाउ प्रिमिटिव, हाउ इनएफिशिएंट. तुम्हारा फील करना एक आर्काइवल क्यूरियोसिटी बन जाता है और तुम खुद एक स्टेराइल स्माइल एडजस्टेड इमोशनली ऑप्टिमाइज्ड सिटीजन बन जाते हो, जो सोचता है, क्या मैं कभी असली था? अब आंखें बंद करो. सोचो एक रूम जहां सब लोग एक जैसी शक्ल बना के बैठे हैं. सबका चेहरा काल्म है, परफेक्ट बैलेंस में. ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा दर्द. सबकी ब्रीदिंग सिंक्ड है. कोई छोटी सी स्माइल करता है और बाकी लोग उसे देखे बिना वही एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं. कोई कुछ महसूस करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है उसकी हर माइक्रो एक्सप्रेशन मॉनिटर्ड है. और तुम वहां बैठे सोच रहे हो, मैं क्या फील कर रहा हूं या सिस्टम मुझे फील करवा रहा है. यह है इमोशनलेस एम्पायर्स की दुनिया. गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स.